फाउलर एंड द क्विल्स, इसकी एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करेंगे। जो इसके सवालात हैं इन पर हम बात करेंगे। तो इस जो ये एक्सरसाइज जो है इट इज फर्स्ट इज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें सवालात दिए गए हैं, किस एतबार से, किस हिसाब से, बिल्कुल उसी हिसाब से जिस हिसाब से आपने लेसन पढ़ी है, उसी लेसन के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हाउ डिड द फाउलर कैच द क्विल्स। जो फाउलर है वो इन बटेरों को कैसे पकड़ता था, क्या करता था पकड़ने के लिए। तो इसका जवाब जो है, इसका आंसर जो है, द फाउलर यूज्ड टू कैच द क्विल्स बाय डिसेप्शन। यानी जो फाउलर था ये क्विल्स को पकड़ने के लिए धोखे का इस्तेमाल करता था, धोखे से उनको पकड़ता था, धोखा देता था उनको। क्या धोखा देता था? ही यूज्ड टू इमिटेट द नोट ऑफ ए क्विल टू ड्रॉ देम टुगेदर। वो उन बटेरों की आवाज की नकल करता था, नकल उतारता था और उनको अपने करीब लाता था। फिर जब वो नजदीक आते थे, देन ही फ्लंग हिज नेट ओवर देम टू कैच देम। फिर वो उनके ऊपर जाल फेंकता था और इस तरह से उनको पकड़ता था। ये आपने पढ़ा है पहले भी और आपको ये अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिक डिड द क्विल्स प्ले ऑन द फाउलर। अब चूंकि फाउलर उनको रोज पकड़ता था, अब जो बटेरें थी, जो ये क्विल्स थी, उन्होंने किस तरह की तरकीब की उससे बचने के लिए। उन्होंने क्या किया, कौन सी चाल चली उन्होंने, जिसके जरिए से उन्होंने अपने आप को बचाया। आंसर है, द क्विल्स लिफ्टेड अप द नेट ऑल टुगेदर एंड लेट इट डाउन ऑन ए थॉर्न ब्रेक एस्केपिंग फ्रॉम अंडरनीथ। वो क्या करते थे, उन्होंने मशवरा किया कि हम एक साथ इसके जाल को अपने पैरों के ऊपर से हवा में उड़ा के ले जाएंगे, फिर हम दूर कहीं पर इसको किसी जाड़ी पर रखेंगे, जाड़ी पर फेंक देंगे और इस तरह से हम उसके नीचे से भागने की कोशिश करेंगे या भाग जाएंगे। तो ये तरीका उन्होंने उसका निकाल लिया। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द फाउलर्स वाइफ टेल हिम व्हेन ही रिटर्नड होम एम्प्टी हैंडेड। अब जब क्विल्स ने बार बार यही खेल उसके साथ खेला, तो अब फाउलर जो है, उसकी बीवी जो है, उसने उससे क्या कहा जब वो बार बार अपने घर जाता था खाली हाथ। फाउलर क्या जाता था घर, खाली हाथ, क्योंकि उसके हाथ में बटेर नहीं आते थे। तो अब फाउलर की वाइफ ने उससे घर में क्या कहा, यह सवाल है। तो जवाब है, द फाउलर्स वाइफ ग्रीव एंग्री। फाउलर की जो बीवी है उसको गुस्सा चढ़ गया, उसको गुस्सा आ गया। तो वो चिढ़ गई इस बात से कि ये रोज खाली हाथ आ जाता है। एंड टोल्ड हिम, और उसने उसे कहा, दैट डे बाय डे ही रिटर्नड एम्प्टी हैंड, कि रोज वो अब आता है खाली हाथ, वो कुछ पकड़ के नहीं लाता है, कोई काम ही नहीं करता है। सो ही मस्ट डू समथिंग एल्स इंस्टेड। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि अब फाउलर की बीवी उससे कह रही, अब वक्त आ गया है कि अब आपको कोई और काम करना चाहिए, इसके बदले आप कोई और काम करो, आपके हाथ बटेर नहीं लगते हैं, इसलिए दूसरा काम करो। अब चौथा सवाल है, फोर्थ वन, व्हाई डिड द क्विल्स रैंगल। अब ये बटेरें जो थी ये एक दूसरे के साथ क्यों लड़ पड़ी, इन्होंने क्यों लड़ा एक दूसरे से। रैंगल का मतलब है लड़ पड़ना, एक दूसरे के साथ गुस्सा हो जाना, एक दूसरे के साथ गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करना। द क्विल्स रैंगल्ड ओवर ए स्मॉल इशू, एक छोटे से मसले पर, एक छोटे से मामले पर वो आपस में लड़ पड़ी। व्हेन वन ऑफ द क्विल्स क्राइड एंग्रीली टू द क्विल हु वॉकड अपॉन हर एक्सीडेंटली। जब एक कोयल ने या जब एक बटेर ने दूसरे बटेर के साथ गर्मी से बात की, बहुत तेज बात की, जब उन्होंने आपस में गुस्से से बात की, किस बात पर, कि उसका पांव दूसरे को लग गया था, तो दूसरे ने कहा कि किसने मेरे सिर को रौंदा,
तो दूसरे ने जवाब दिया वापस, और इस तरह से उनको आपस में झगड़ा हो गया, और इस पर उनका जो झगड़ा वो इतना बड़ा कि लेटर ऑन उसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, व्हाई डिड द लीडर क्विल डिसाइड टू लीव। अब जो उनका लीडर था वो उस जगह से क्यों भाग गया, उसने क्यों कहा कि मैं ये जगह छोड़ दूंगा, उसकी क्या वजह थी। अब आंसर क्या है, द लीडर क्विल decided to leave because there was no more unity among his quails। लीडर क्वील इस वजह से वहां से भाग गई क्योंकि अब उसको लगा कि इनमें क्या नहीं है, यूनिटी नहीं है। क्योंकि ये जो लेसन हमारा है ये यूनिटी पर ही है कि यूनिटी में हम अपने आप को अच्छी तरह से दुनिया में बचा के रख सकते हैं। अगर हमारे पास क्या हो सकती है, यूनिटी हो सकती है। लेकिन अगर हमारे पास यूनिटी नहीं है, अगर हम लड़ पड़ेंगे एक दूसरे के साथ तो हमारा दुश्मन हम पर गालिब हो जाएगा। यह असल में कहानी इसी बात पर है। इसी वजह से ये लीडर काफी अक्लमंद था, और बटेरों के इस लीडर ने इनसे कहा कि अब आपके बीच में यूनिटी नहीं रही, इत्तेहाद नहीं रहा, यकजहती नहीं रही, आप एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। अब यहां पर रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, मैं यहां नहीं रह सकता हूं, आपका इत्तेहाद टूट गया इसलिए मैं यहां से जाऊंगा। He advised them to be united and warned them that there was no safety within a quarrelsome family। उसने उनको खबरदार किया, नसीहत भी की कि अगर आप आपस में यूनिटी नहीं रखेंगे, इत्तेहाद नहीं रखेंगे, तो फिर ऐसे खानदान में आदमी सेफ नहीं होता है। उस जगह पर आदमी जो है, या उस जगह पर कोई भी, चाहे इंसान हो, चाहे हैवान हो, जानवर हो, जो भी हो, तो असल में ये इंसानों के लिए जो इसमें जो कहानी का मकसद ये है कि इंसानों को यह समझाया जाए कि वो इत्तेहाद से रहे, यकजहती से रहे, भाईचारे के साथ रहे। अब अगर कहीं पर ऐसा नहीं है तो ऐसी फैमिली में रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, वहां खतरा है। क्योंकि कोई भी शख्स उस फैमिली में दुनिया में अच्छी तरह से नहीं रह सकता है जिसमें तजाद हो, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो। बट ही फेल्ड टू परसुएड देम एंड डिसाइडेड टू लीव। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, वो उनको मनवा नहीं सका, ये लीडर उनको मनवा नहीं सका। इस बात पर कायल नहीं हुए कि वो यूनिटी से रहे। इस वजह से उसने कहा चलिए आप यहां बैठिए, मैं जाता हूं। तो वो वहां से अपने साथियों समेत भाग गया। अब इसका 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड फाउलर सक्सेसफुल इन द एंड। अब सवाल यह पैदा होता है कि फाउलर को आखिर में किस तरह से कामयाबी मिली, वो किस तरह से कामयाब हुआ उनको पकड़ने में, उसकी क्या वजूहात थी। द डिसयूनिटी अमंग क्वील्स मेड द फाउलर सक्सेसफुल इन द एंड। असल वजह यह थी कि वो क्वील्स जो है उनमें इत्तेहाद खत्म हो गया, यूनिटी खत्म हो गई। इस वजह से जो फाउलर था उसने क्या किया, इस वजह से जो फाउलर था उसको मौका हाथ लग गया और उसने उनको लास्ट में पकड़ लिया। तो ये है इसके जो पहले क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद की जो एक्सरसाइज है, नाउ क्वेश्चन बी जो है, हु सेड द फॉलोइंग एंड टू होम, वन इज डन फॉर यू। अब आगे चलकर कुछ इबारतें आपके सामने हैं। अब आपको यह देखना है कि लेसन में हमने पढ़ा है कि एक बात किसी ने दूसरे से कही है, इसको डायलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलॉग। डायलॉग का मतलब है दो लोगों के बीच में बातें हो रही है, तो एक दूसरे से कह रहा है। आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको यह देख लेना है कि यह बात किसने किससे कही, यह बात किसने किससे कही। पहला जो है वो इसने खुद हमारे लिए करके रखा है, द फाउलर इज क्रिएटिंग हैवक अमंग आवर किन्सफोक। पहला सवाल यह है, पहली लाइन जो है, पहला कोट जो है, ये बात जो है ये किसने किससे कही। बात क्या है, फाउलर जो है, शिकारी जो है, परिंदों का शिकारी, उसने हमारे बीच में अफरा तफरी मचा दी है, उसने हमें परेशान करके रख दिया है। ये किसने कहा और किससे कहा, इसका जवाब है लीडर क्वील सेड टू क्वील्स।
ये लीडर क्विल ने बाकी अपने साथी क्विल से कहा जिनकी वो लीडर थी। अब आगे चलकर सब के सब जितने भी इसमें कोट्स है इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, इनको आपको जवाब देना है किसने किससे कहा। अब दूसरा कोट क्या है, डे बाय डे यू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। अब रोज रोज आप खाली हाथ आ रहे हो। अब आप मुझे आंसर दो ये किसने और किससे कहा। वेरी गुड, यानी ये फाउलर्स वाइफ जो है फाउलर को कहती है, तो जवाब बनेगा फाउलर्स वाइफ सेड टू द फाउलर, फाउलर्स वाइफ सेड टू द फाउलर। समझ आया। आगे चलकर क्या है तीसरा, आई हैव नो सेकेंड एस्टैब्लिशमेंट टू कीप अप। जब हम बात करते हैं, बात करने में जो स्पोकन इंग्लिश होता है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा, ये आयु लिखते हैं लेकिन ये असल में आई हैव है। जब हम जल्दी में बात करते हैं, बोलते हुए जब हम अंग्रेजी लिखते हैं, बोलने वाला अंग्रेजी जो बोला जाता है जिसको हम स्पोकन इंग्लिश कहते हैं, तो उसमें फॉर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, इसको असल में पढ़ते हैं आई हैव। क्या पढ़ते हैं इसको? लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसको आइव बोलते हैं, आइव। समझ रहे हैं? तो अब ये किसने कहा, आई हैव नो सेकेंड एस्टैब्लिशमेंट टू कीप अप, मुझे दूसरा कोई काम नहीं करना है। ये किसने बताया? वेरी गुड, लेकिन किससे बताया? ये पूरा जुमला आपको बताना है, द फाउलर सेड टू हिज वाइफ। ये इसका आंसर आ गए, बात समझ रहे हैं? उसके बाद चौथा है, हु ट्रॉड ऑन माई हेड, मेरे सिर को किसने रौंदा। ये बात किसने बताई थी? एक कोयल ने दूसरे कोयल से। लेकिन किस कोयल ने? जिस कोयल का सिर कुचला गया उसने बाकी सबसे पूछा कि ये किसने किया। समझ रहे हैं? तो जवाब जो है, द लेटर क्वील टू द फर्स्ट क्वील। तो फिफ्थ वन फिर से मैं रिपीट करूंगा, देयर इज नो सेफ्टी विथ वन हु इज क्वारलसम। उनके साथ इंसान महफूज नहीं है जो क्या है? क्वारलसम है, लड़ाई करने वाले, झगड़ालू लोग जो है, उनके साथ इंसान को सेफ्टी नहीं होती है। ये किसने कहा? सेड टू द क्वील्स। जो लीडर क्वील है उसने बाकी क्वील से कहा कि अगर आप लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे तो हम महफूज नहीं रहेंगे। उसके बाद अब सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट में दो वर्ड एक जैसे हैं, इनको याद रखो, इनको होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन्स। यानी होमोफोन्स का मतलब है इनकी साउंड एक जैसी है लेकिन माना एक जैसा नहीं है। इनकी साउंड एक जैसी है लेकिन इनका माना डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। तो पहला वाला है, वी डैश डैश टू गॉड। अब PREY प्रे, PRAY प्रे, दो लिखे हुए हैं। तो प्रे का मतलब होता है PREY, ये शिकार को कहते हैं। लेकिन अगर हम प्रे लिखेंगे तो इसका मतलब है दुआ करना। तो अब कौन सा आएगा? कौन सा प्रे, वो मुझे बता। PRAY प्रे, दुआ वाला, जो जिसका मतलब दुआ है, वो वाला यहां पर होमोफोन आएगा। मैंने पहले ही कहा उसको भी हम प्रे पढ़ते हैं, इसको भी प्रे पढ़ते हैं, लेकिन आपको यह आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रे, उसकी स्पेलिंग क्या है और इसका मतलब क्या है। अगर आपको यह आएगा तो तब जाके ये इस सवाल का आप जवाब दे सकते हो। तो डैश डैश में लिखेंगे वी प्रे टू गॉड। तो प्रे जो है यहां पर PRAY वाली स्पेलिंग जो है वो लिखेंगे। उसके बाद बी पार्ट, वी शुड नॉट ब्रेक, वी शुड नॉट डैश डैश रूल्स, वी शुड नॉट डैश डैश रूल्स। अब BRAKE ब्रेक, BREAK ब्रेक, वहां हमने पढ़ा थारन ब्रेक, जाड़ी के लिए जब हम लिखते हैं तो वहां पर ब्रेक BRAKE लिखते हैं। लेकिन यहां पर कानून तोड़ने को ब्रेक जो है BREAK ब्रेक का मतलब है तोड़ना। BRE के जो ब्रेक है इसका मतलब है तोड़ना। दोनों को ब्रेक पढ़ते हैं, दोनों की साउंड एक जैसी है, लेकिन स्पेलिंग से हमें पता चलता है कि यहां पर कौन आएगा। तो यहां पर आएगा BREAK ब्रेक। ब्रेक का मतलब है तोड़ना, यानी कानून हमें नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद सी, माई ग्रैंड मदर
टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग डैश डैश। अब हमें देखना है, अब दो है, एक है STORY स्टोरी, दूसरा है STOREY स्टोरी। स्टोरी जो STORY है इसका मतलब है कहानी, दलील यथस कशिर पट वन, और STOREY स्टोरी इसका मतलब है मंजिल, जो मकान के मंजिलें होती है, पोर यथस कशिर पट वन, मकान पोर तिमन तथ स्टोरी वन, क्या वन है। तो अब यहां पर कौन सा वाला आएगा, वेरी गुड। तो कहानी, यहां पर ग्रैंड मदर कहानी हमें बताती है, मकान का मंजिल नहीं बताती है, समझ रहे हैं। उसके बाद अब एक और है, नंबर डी, हैव यू रेड द जताका डैश डैश। कौन से टेल्स, दपन TAILS असयियत। तो जो TAILS वो क्या है, व्हाट इज दैट, टेल होता है, काउ हैज ए टेल, वो TAIL वाली स्पेलिंग आप लिखते हैं, याद है ना। तो TAIL जो है टेल को कहते हैं, दुम को कहते हैं, लेकिन TALES टेल्स का मतलब है कहानियां। स्टोरी को भी कहानी कहते हैं और टेल्स को भी कहानी कहते हैं। तो जता का टेल्स, TALES टेल्स। उसके बाद नंबर ई, द बॉय इज प्लेइंग इन द लॉन एट द डैश डैश। अब यहां पर इसमें MOVEMENT, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है इधर उधर टहलना, चलना, मूवमेंट करना, हरकत करना। लेकिन MOMENT मूवमेंट यानी इस वक्त, वक्त को कहते हैं मूवमेंट। तो बच्चा वक्त पर खेल रहा है, इस वक्त खेल रहा है, समझ रहे हैं। तो क्या आएगा इसमें, MOMENT मूवमेंट। तो हम पढ़ेंगे द बॉय इज प्लेइंग इन द लॉन एट द मोमेंट, यानी इस वक्त वो इस तरह से खेल रहा है। उसके बाद है डी, जो आपकी इसमें एक्सरसाइज का डी पार्ट अब है, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग। अब आपको लेसन में मुख्तलिफ जो है आपके वर्ड्स आप देखेंगे तो उनकी मीनिंग यहां दी गई, आपको वर्ड बताना है। वर्ड नहीं दिया हुआ तो आप मीनिंग बताएंगे, बल्कि आपको क्या दिया गया है, मीनिंग दी गई है, तो आपको क्या बताना है, वर्ड बताना है। तो पहला वाला है टू ट्राई टू फॉलोइंग द मैनर, स्टाइल, कैरेक्टर एटसेट्रा। यानी जब कोई शख्स कोशिश ये करता है कि उसी अंदाज से वो काम करे, उसी अंदाज से वो हरकतें करे जिस अंदाज से कोई दूसरा करता है, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमिटेट करना, नकल करना। उसके बाद ए डिस्टिंक्टिव वोकल साउंड एज ऑफ ए स्पीशीज ऑफ बर्ड और एनिमल। जो जानवर जो आवाजें निकालते हैं उनको क्या कहते हैं, तो ये भी हमने कहानी में पढ़ा, नोट ऑफ क्विल्स हमने पढ़ा, तो नोट इसका जवाब आएगा। उसके बाद एच पार्ट, टू स्ट्राइक ए थिंग विथ सेवरल स्ट्रोक्स ऑफ ए स्ट्रैप, रॉड एटसेट्रा। जब हम किसी चीज को किसी छड़ी से बहुत दफा हम उसको मारे तो उसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी का एक खास लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हडल कहते हैं। क्या कहते हैं, हडल। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, फोर्स इनटू ए कंटेनर विथ मोर देन इट कैन होल्ड। जब हम किसी चीज में, किसी बर्तन में हम चीजें ज्यादा भरने की कोशिश करते हैं, जोर सान यथस कशिर पट वनान चल दुन, दैट इज कॉल्ड क्रैम। उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्रैम बोलते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन को हम मारो बोलते हैं, दूसरे दिन को हम क्या बोलते हैं, लेकिन अगर कल वाले दिन की बात आप करें तो उसको टुमारो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टुमारो। उसके बाद आती है लैंग्वेज वर्क, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब आपको यहां से अल्फाज दिए गए हैं, इसका वन वर्ड देना है आपको, एक ही लफ्ज में यह सारी बात बोलनी है।
पूरे के पूरे सारे के सारे जो भी एक लफ्जों की एक लंबी फहरिस्त दी गई है, इसका एक लफ्ज आपको बताना है। जवाब पहले वाला क्या है, ये आपके लिए किया है, उसने लेसन वाले ने किया है। नंबर फर्स्ट इज पॉपुलर ऑफन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ट्रेंडी, ऐसी चीज जो मशहूर हो जाए, लोगों में इसका चलन हो, लोग इसको इस्तेमाल करें, तो ऐसी चीज को हम फैशनेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो वन फैशन, फैशन जो वन तथ ट्रेंडी आइस, युस आम लुक आसन लागन तथ फैशन वन, तथ वन फैशन। उसके बाद आता है दूसरा, एरिया ऑफ ए सिटी वेयर देयर आर फैक्ट्रीज, जब एक शहर के उस इलाके में हम जाते हैं जहां पर फैक्ट्रीज लगाई जाती, कारखाने होते हैं, तो उसको इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। तो यहां पर आएगा इंडस्ट्रियल। क्या आएगा? उसके बाद तीसरा, प्रेटी टू लुक एट, जब हम किसी चीज की तरफ देखें और हमें खुश लगे, वो हम उससे खुश हो जाएं, तो ऐसी चीज को हम ब्यूटीफुल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। उसके बाद चौथा, काइंड एंड थिंक्स ऑफ अदर्स, जो शख्स बड़ा ही रहम दिल हो और दूसरे के बारे में सोचे, उसको हम थॉटफुल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? यानी जो दूसरों के बारे में सोच विचार करे। उसके बाद वेल नोन, जिसको सब जानते हो, आम लोग जानते हो, उसको फेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वन वर्ड इसका फेमस आएगा। उसके बाद समथिंग और समवन यू कैन ट्रस्ट, कोई ऐसी चीज जिस पर आप भरोसा करें, तो उसको ट्रस्टवर्दी कहते हैं। भरोसे के लायक जो होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रस्टवर्दी। सेवंथ, पीपल विथ नोवेयर टू लिव, और ऐसे लोग जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उनको क्या कहते हैं? होमलेस कहते हैं। उसके बाद आठवां, समथिंग दैट सेव्स योर मनी इज, ऐसा कोई तरीका आप करेंगे जिससे आप अपने पैसे बचाएं, उस तरीके को अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिकल रहना। आपने बॉलिंग में सुना होगा कि फलानी बॉलर इकोनॉमिक बॉलिंग करते हैं, यानी बहुत कम रन खर्च करते हैं, तो इसको इकोनॉमिकल कहते हैं।